अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, फिर ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं कि कोरोना पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि कोरोना अभी गया ही नहीं है। और बहुत से माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना के साथ ही ज़िंदगी गुजारना सीखना है। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना से लड़ने के लिए भरपूर कोशिश की, लोगों को मुफ्त वैक्सीन फ्राहम की, और जिसने इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठाया उसका अपना कसूर है। नाज़रीन, बात करेंगे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पे, वैक्सीनेशंस के रिज़ल्ट के ऊपर और आइंदा लाए अमल के ऊपर। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर वक़ार हफीज़, न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर रिसर्च हैं, मारूफ हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वक़ार के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर सबूरा वारिस, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च हैं और ये भी मारूफ हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर साहब, वक्त देने का आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम आपको ये बताते चले कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पे मौजूद है। आपके ज़हन में कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहबान से बात करना चाहते हैं, तो आप हम इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम हैं और हमने पहले भी अल्लाह तवक्कल कि अल्लाह मालिक है हर बात में, मास्क भी यूज़ नहीं किया, बहुत सारी एहतियात भी नहीं की, और हम फिर सुन रहे हैं कि अब कोरोना के कुछ पेशेंट सामने आ रहे हैं, और फिर दूसरी साइड पे हम ये देख रहे हैं कि लोगों में अब कोरोना का बिल्कुल कोई खौफ नहीं है। जी जी, आधी कौम को तो पहले ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो कहते थे जी झूठ है जी सब कुछ। तो आप इस सारी सूरत हाल पे क्या इसको किस अंदाज से देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये है रिकॉग्नाइज़ करने की कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसके ऊपर बहुत से लोगों को शक व शुबात होते हैं। उनको होता है कि पता नहीं ये बात दुरुस्त भी है कि नहीं, जब तक वो खुद एक्सपीरियंस ना कर लें। तो आई थिंक कि जब कोरोना आया तो लोगों की भी रिएक्शन यही था, जब तक वो फैलने शुरू नहीं हुआ तब तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। और जिस हमने बाकी दुनिया में देखा कि उसने काफ़ी तबाहियाँ फैलाई, पाकिस्तान में एज सच उस तरह तबाहियाँ नहीं फैला सकी। अब इसके बहुत से रीज़न्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर, हमें इसकी वजूहात मालूम नहीं है। मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की ये है कि जो वायरस की वजह से लोगों में इम्यूनिटी होती है वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। और बहुत से लोगों को वायरस की वजह से इम्यूनिटी हो जाती है, बहुत से लोगों को वैक्सीन की वजह से इम्यूनिटी हो जाती है। तो एक वजह शायद ये है कि लोगों में जिन्होंने मास्क नहीं पहना, लोगों ने इतना सीरियस नहीं लिया, उनको इतनी सीवियर डिजीज़ नहीं हुई, उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई जो कि बाकी लोगों को प्रोटेक्शन के लिए भी का बाइस बन गई। डॉक्टर साहब, वो बात हुई तो नहीं है हकीम का, वो यकीन का अमल और हकीम का अमल। हमें यकीन था जी है ही नहीं है, होने कुछ नहीं है, तो शायद ये तो कोई काज नहीं है। इसकी एग्जांपल हम किस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह अब सिंपल फ्लू वायरस ले लें, जो आम तौर पे हर साल नवंबर, दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लोगों को वायरसेस होते हैं। ये आम गला ख़राब जो होता है, उसके लिए तो कोई वैक्सीन नहीं लगवाता पाकिस्तान में। हालांकि इस चीज़ के लिए वैक्सीन यूएस में या बाकी ममालिक में लगाई जाती है हर साल, तो वो भी इतनी बीमारी करता है कि लोग आराम से उसको गुजार लेते हैं। बहुत से जो एजड लोग होते हैं वो उसी सिंपल फ्लू से उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इसको भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पॉपुलेशन ने उसी तरह लिया। पहले डॉक्टर साहब के बहर जो रिसर्च बताती है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं वो सीजनल फ्लू से होती हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। और लेकिन फिर भी इंसानी नेचर है कि हम उसको इतना सीरियस नहीं लेते। ख़ास तौर पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो तो यूथ है, और जब यूथ उस चीज़ से गुज़रती है और वो कहती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो रिकवर भी कर लिया, तो फिर वो उसको सीरियस नहीं लेते। तो ज़्यादातर लोग जो सफ़र करते हैं वो हमारी एजड पॉपुलेशन है, जो बुढ़ापे में गए हैं, यानी कि 60+, 65+ जो लोग हैं, उनको ज़्यादा असर करती है। शायद यही वजह है कि इतना सीरियस नहीं लिया गया। और अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो मगरबी ममालिक में ज़्यादातर पॉपुलेशन ओल्ड है, और ज़ाहिर बात है अगर एक वायरस एक ऐसी पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा जहाँ पर ज़्यादातर लोग यंग हैं वर्सेस उस पॉपुलेशन को जहाँ पर ओल्ड है, तो अमवात वहाँ पर ज़्यादा होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने मुआशरे में ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर खुदा किसी के घर में कोरोना से कोई डेथ हो गई है ना, तो उसने डेथ के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया, नहीं कोरोना नहीं था जी, कोई और बीमारी थी। जी, ये एक जनरल, आई वुड से कि ये एक जनरल इग्नोरेंस है। और आम तौर पे ये भी किया जाता है कि अगर किसी की डेथ हो जाए और उससे पहले इन्वेस्टिगेट ना किया जाए तो फिर डेथ के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि ये इसकी वजह क्या थी। तो इंक्लूडिंग हमारी फैमिली में, मतलब कि आप आम लोग देखें, हमारे पेशेंट्स की फैमिलीज़ में ऐसे लोग हैं जिनके टेस्ट नहीं करवाए जाते। एक आम फ्लू लाइक इलनेस होती है और
उसको डेथ के बाद भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता कि क्या हुआ। तो उस तरह की सिचुएशंस में फिर ये इग्नोरेंस डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपने जब इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि ये क्या था, तो फिर आप इसको इग्नोर करेंगे ना कि ये कोरोना था या नहीं था। डॉक्टर साहब, आप तो रिसर्च पे काम कर रही है। अब पिछले साल से ये सुनते आ रहे हैं जी, कोरोना का वायरस आया, फिर डेल्टा वायरस आया, तो क्या अब हम कह सकते हैं कि इसके और भी वायरसेस आ रहे हैं और भी वेरिएंट्स आ रहे हैं? जी, जब से ये पेंडेमिक आया है इस वायरस की शक्ल तब्दील हो रही है और मुस्तकिल तौर पे तब्दील हो रही है। और जब से पेंडेमिक आया है इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम आ चुकी हैं, जिसमें से एक जो है किस्म डेल्टा, जैसे आप सबने नाम सुना होगा, और ये सबसे पहले इंडिया में आया। फिर और ओमिक्रॉन भी शायद आया। यस, ओमिक्रॉन भी आया। सो इंडिया में 2021 में डेल्टा वेरिएंट आया, और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न था। और वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए था बिकॉज इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा था, ये ज़्यादा फैल रहा था, और दूसरी चीज़ ये कि इन्फेक्शन जो था ये ज़्यादा सवेयर कर रहा था। उसके बाद जो ओमिक्रॉन आया, ओमिक्रॉन भी जो है ये वायरस जो है इसकी भी जो किस्म इसने तब्दील की उसको ओमिक्रॉन का नाम दिया गया। ये भी साउथ अफ्रीका में इमर्ज हुआ और ये नवंबर 2021 के अंदर आया, और इसकी और भी इक़साम आ रही हैं। और जैसे अभी रिसेंटली जो है आर्क्चुरस जो है इसकी नई किस्म आई है। सो इसके बारे में भी ये भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इस पर सोचा जा रहा है कि है या नहीं है, इसका ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है या नहीं, या ये सवेयर डिजीज़ कर रहा है या नया सिम्टम लेके आ रहा है, इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। यानी डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो सेम ही है, जैसे कि हर साल जो है वो सीजनल फ्लू का भी एक नया वायरस होता है, ठीक है, उसका नया फार्मूला होता है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करें कि इस तरह हर साल अब कोरोना का भी कोई ना कोई नया वेरिएंट आता रहेगा? बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज जब से फ्लू, अगर उसकी आप हिस्ट्री देखें बैक इन 1940, तो तब से लेके अब तक ये हर साल ये अपनी शक्ल तब्दील करता है, और हर साल इसकी वैक्सीन तैयार की जाती है, और उस शक्ल के हिसाब से उसकी वैक्सीन डिफरेंट तैयार की जाती है हर साल पे। तो इसी तरह जो कोरोना वायरस है, ये इसको भी हम अभी सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, और अभी तक रिसर्च चल रही है, इसकी रिसर्च स्टॉप नहीं हुई है। सो सबको जो वैक्सीन लग चुकी है, जो कि पेरेंट वैक्सीन है, सबको जो लगी है जो इमरजेंसी अप्रूवल के बाद, और वो वैक्सीन जो है वो वेरिएंट्स को कवर नहीं कर रही है। स्टिल अभी तक रिसर्च, साइंसदान रिसर्च कर रहे हैं, जिसके अंदर जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जो है नई वैक्सीन भी तैयार की जा रही है, और वो आगे अप्रूवल्स के साथ साथ क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर भी जा रही है। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी जो नई वैक्सीन है वो नए वेरिएंट्स को कवर नहीं कर रही है, लेकिन बहुत से माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो नए वेरिएंट्स के साथ जो बीमारी होती है उसकी अलामत में इतनी शिद्दत नहीं आती, और ख़ास तौर पर मरीज़ जो होता है वो उसको जो मौत का ख़तरा होता है वो से काफ़ी हद तक वो सेफ़ हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने वैक्सीन बनाई, वो अल्फ़ा वेरिएंट के ख़िलाफ़ है, ठीक है, वो उस अल्फ़ा वेरिएंट के ख़िलाफ़, जिसने डॉक्टर साहब ने कहा एक पेरेंट वैक्सीन है, उसके ख़िलाफ़ तो काम करेगी। दूसरे जो सब वेरिएंट्स जो म्यूटेट होके जेनेटिक म्यूटेशन जिनके अंदर हुए नए वेरिएंट्स बने हैं, उसके ख़िलाफ़ कुछ हद तक काम कर सकती है, बट नॉट कम्प्लीटली। और यही वजह है कि जिस तरह फ्लू की आप बात कर रहे थे कि हर साल फ्लू की एक नई वैक्सीन बनती है, क्योंकि फ्लू का वायरस कॉन्स्टेंटली म्यूटेशन उसकी हो रही है। इसी तरह बहुत सी और वायरसेस हैं जिनकी म्यूटेशन कॉन्स्टेंटली होती रहती है। HIV की एग्जांपल देते हैं, तो उसमें उसकी वजह यह है कि वायरस के अंदर एक टेंडेंसी है, एक अपनी सलाहियत है कि वो हर वक्त अपनी एक म्यूटेशन करता रहे। वो म्यूटेशन उस वायरस के लिए ख़राब भी हो सकती है, जिससे वो वायरस मर जाए, या ऐसी उसको सलाहियत दे सकती है वायरस मज़ीद ख़तरनाक हो जाए, मोर या ज़्यादा इन्फेक्शन उसकी बढ़ जाए, या ज़्यादा डिजीज़ सेवेरिटी करने शुरू हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आई थिंक ये तो पेंडेमिक का मतलब है कि एक ऐसी बीमारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए, और एंडेमिक का मतलब है कि वो बीमारी फिर वहाँ मौजूद रहे। फॉर एग्जांपल फ्लू जो है वो अब एंडेमिक चीज़ है जी, वो ख़त्म नहीं होना, उसने ख़त्म नहीं होना, वो रहेगी वहाँ पर। तो एक रिस्क है कि ये चीज़ एंडेमिक बन जाए, पॉसिबिलिटी है। और वो जैसे माहिरीन कह रहे हैं कि हमें सीखना पड़ेगा कि हमने अब इसके साथ आइंदा लाइफ को गुजारना कैसे है। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। और जैसा पाकिस्तान में आपको मैंने शुरू में बताया कि हम लोग इन जनरल, बहुत से लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाते हैं फ्लू की भी, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कहते हैं बस ठीक है। तो हो सकता है कि कोरोना वायरस जब एंडेमिक खुदा न खास्ता अगर हो, तो लोग इसको इस तरह लाइटली लें जिस तरह फ्लू को ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की है कि फ्लू और कोरोना में तो जो इसकी इनिशियल सिम्टम होते हैं तो ये बड़े आपस में ओवरलैप करते हैं, तो ये तो फिर आइंदा में पता ही नहीं लगेगा कि हमें फ्लू है या अभी कोरोना का वायरस हमारे जिसमें दाखिल हो चुका है। तो क्या हमें फिर फ्लू की भी वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल, फ़्लू की वैक्सीन भी जैसे बाहर के ममालिक में हर साल लगाई जाती है,
फ्लू की वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जैसे कोरोना की वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है, क्योंकि कुछ लोग जैसे हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, एल्डरली पीपल हैं जो कि जिनके अंदर जो है इससे लड़ने की ताकत मौजूद नहीं है। तो ऐसे लोग जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनके लिए फ़ायदेमंद होगी फ्लू वैक्सीन भी, जैसे कोरोना की वैक्सीन फ़ायदेमंद है। डॉक्टर साहब, आप तो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, आप बहुत बेहतर जानते हैं कि जो वैक्सीन होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, लेकिन जो आधी कौम के अंदर वैक्सीन के बारे में मिथ पाए जाते हैं जी, ठीक है जी, ये बंदा मार देती है जी, ये अब लगवा लें तो अब इंसान बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहेगा जी, ये बड़ी साजिश हो रही है। तो इस सिलसिले में हमने कोई काम किया या इस सिलसिले में हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये वैक्सीन क्या है? वैक्सीन जो है एक ऐसा मटेरियल है या ऐसी प्रोटीन है जो आप अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी से रिस्पांस लेने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल लेता हूँ कि आपको पॉलन से एलर्जी है अगर, ठीक है, तो पॉलन का जो मटेरियल है वो एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन आपकी सांस के ज़रिए जाता है और आपकी बॉडी उसको रिस्पांस करती है, आपको छींकें आती हैं, आपको खांसी होती है, आपको एस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, वो एक इम्यून रिस्पांस है उस एलर्जन के, ठीक, एक प्रोटीन के। तो बॉडी ने तो इम्यूनिटी डेवलप कर ली उसके, तो जब भी आपको एक्सपोजर होगा पॉलन से आपकी बॉडी ज़्यादा सिवियरली रिएक्ट करेगी, ठीक है, थर्ड टाइम होगा और सिवियरली रिएक्ट करेगी। सिमिलरली जो वैक्सीन्स हैं वो एक प्रोटीन बनाई जाती है डिफरेंट टेस्टिंग के थ्रू, जो कि बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिससे बॉडी एक ऐसा रिस्पांस बनाती है, ऐसा रद्द-ए-अमल करती है कि जब भी वो वायरस आए या जब भी वो चीज़ आए तो उसको अटैक करके ख़त्म कर दिया जाए। तो वैक्सीन इस बेस पे काम करती हैं, इस कैली मेथडोलॉजी पे या इस पैथोफिजियोलॉजी पे काम करती हैं। तो अब कोरोना की वैक्सीन की बात कर लेते हैं कि जब कोरोना की वैक्सीन जब बनाई गई तो उसको सबसे पहले डिफरेंट मॉडल्स में, एनिमल मॉडल्स में टेस्ट किया गया, जानवरों के अंदर टेस्ट किया गया, भाई उनके अंदर क्या रिस्पांस होता है। फिर जब हमें पता चल गया कि जानवरों के अंदर एक सेफ़ रिस्पांस है, फिर उसको ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर टेस्ट किया जाता है, इंसानों के ऊपर। इंसानों के ऊपर पहले हल्की सी डोज दी जाती है, देखा जाता है कि कोई रिएक्शन तो नहीं होता, उसको फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 जब हमें पता चलता है कि फ़ेज़ 1 में ठीक है, सेफ़ है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि वैक्सीनेशन की मैक्सिमम पॉसिबल डोज़ क्या है, तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। फिर थर्ड होता है, लेवल होता है या फेज़ होता है जिसमें हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन पे उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके नुकसानात क्या हैं और उसकी मैक्सिमम डोज़ क्या है। जो थर्ड लेवल पे या थर्ड फेज़ पे हम चेक करते हैं, उसका मकसद होता है कि देखने के लिए कि वाकई में काम करती है या नहीं। तो ये उसका प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का। डॉक्टर साहब, अभी तो जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आप तो खैर रिसर्च कर रही हैं, और क्या हम खुद भी इस काबिल हो सकते हैं कि हम ये अपने मुल्क में ये वैक्सीन प्रोड्यूस करना शुरू कर दें? बिल्कुल, पाकिस्तान भी ये वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ मराइल से गुजरना पड़ेगा। क्लिनिकल रिसर्च का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर जो अभी कोरोना के बाद ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले क्लिनिकल रिसर्च हो रही थी, लेकिन बहुत कम सतह पे हो रही थी। सबसे पहले जैसे ही कोई वैक्सीन है, अप्रूवल से पहले उसको डिफरेंट मराहिल से गुजरना होता है। जैसे अभी सर ने बात की कि वैक्सीन पहले साइंसदान तैयार करते हैं और उसमें भी पहले टेस्ट करते हैं कि कौन सा एंटीजन या जो प्रोटीन, जैसे सर बात करें जिसको एंटीजन कहते हैं, कौन से वाला एंटीजन बेहतर है जो कि आपका रिस्पांस उसके ख़िलाफ़ जनरेट कर रहा है। उसके बाद इसको हम सेल लाइन के अंदर, ह्यूमन सेल लाइन के अंदर टेस्ट करते हैं साइंसदान। उसके बाद फिर इसको एनिमल मॉडल के अंदर लेके आया जाता है। जब एनिमल मॉडल के अंदर लेके आते हैं, उसके बाद उसकी सेफ्टी देखी जाती है कि ये कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रही, टॉक्सिक तो नहीं है, और जब ये देख लिया जाता है कि इम्यून रिस्पांस भी जनरेट कर रही है और टॉक्सिक भी नहीं है और सेफ़ भी है, फिर इसको तजर्बे के लिए अप्रूवल के थ्रू जो है फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल के अंदर लेके आया जाता है, जो कि तजर्बा डायरेक्ट इंसानों के ऊपर होता है। उस तजर्बे में भी एंटर होने से पहले आपको कुछ अप्रूवल दरकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे ही हमने बस एक्सपेरिमेंट किया और हमने इंसानों पे ट्रायल स्टार्ट कर दिया। तो इसमें सबसे पहले आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं, FDA अप्रूवल्स जिसको कहते हैं, और अगर पाकिस्तान के अंदर देखें तो ड्रैप है और NBC नेशनल बायोएथिक्स कमेटी है। सो ये सारा जो डेटा होता है साइंसदानों का, ये सारा डेटा पहले हमने सबमिट करना होता है, और जब वो हमें इजाज़त देते हैं तो हम इसको फ़ेज़ 1 के अंदर लेके जाते हैं। फ़ेज़ 1 में भी हम बहुत कम लोगों के ऊपर इसका इफ़ेक्ट देखते हैं, डोज देख लेते हैं, कुछ को 10 मिलीग्राम डोज दे दी, कुछ को 20 दे दी, कुछ को 30 दे दी, कंपैरिजन कर लेते हैं और देखते हैं सबसे ज़्यादा सेफ़ डोज़ कौन सी है। फिर उसको सेकेंड फ़ेज़ में लेके जाया जाता है, जिसको फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। उसमें भी आपके जो हैं पॉपुलेशन का साइज़ कम ही होता है, लेकिन हम फिर भी सेफ्टी देख रहे होते हैं, क्योंकि इंसानी जान की के अंदर हम इसको ट्राई कर रहे हैं, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेफ़ हो।
सो 100 to 200 पॉपुलेशन के अंदर हम इसको टेस्ट करते हैं, फिर फेज़ 3 के अंदर लेके जाया जाता है, जिसमें हम पूरे दुनिया के अंदर चले जाते हैं। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपने 10,000 से 20,000 लोगों के अंदर ये तजर्बा करना होता है, और उसके बाद जाके ये वाला जो सारा डेटा होता है 10 से 20,000 लोगों का, ये हम FDA को सबमिट कराते हैं, और उसके बाद जाके ये अप्रूवल जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं इसको सारा स्टडी करती हैं, सेफ्टी देखती हैं उसकी, और उसकी फिर देखती हैं कि वाकई ये असल इसका जो है वो एफिकेसी भी ठीक है या नहीं है, और उसके बाद जाके इसको अप्रूवल दिया जाता है। और फिर जहाँ पे ये वैक्सीन तैयार हो रही होती है वहाँ की इंस्पेक्शन भी होती है, वहाँ पे जाके ये लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से तैयार की जा रही है, उसका मेथड क्या था और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। उसके बाद अप्रूवल के बाद जाके जो है ये मार्केट के अंदर आती है। डॉक्टर साहब, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतने मराहल से गुजर के ये वैक्सीन तैयार होती है, लेकिन हमने देखा कि सोशल मीडिया पे 2 तरह की रूमर्स फैलाई गई। एक तो ये रूमर वहाँ पे फैलाई गई जी कि फ़लाँ जगह पे फ़लाँ वैक्सीन को लगाया गया तो वो जी खातून की डेथ हो गई, फ़लाँ जगह पे किसी बंदे की डेथ हो गई। फिर एक रूमर ये फैलाई गई कि जो भी ये वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल के अंदर मर जाएगा। ठीक है ना जी, तो हमारे नाज़रीन को इस हिस्से में थोड़ा सा गाइड करें कि क्या ये सभी रूमर्स की क्या है। वो एक वो कहते हैं ना इंग्लिश में फियर ऑफ अननोन जी, तो फियर ऑफ अननोन जो है वो प्रिवेल करेगा जब तक लोग खुद नहीं एक्सपीरियंस नहीं करेंगे इसको। और जब भी कोई नई चीज़ आती है, रूमर्स, तो आप कोई भी खबर ले लें, रूमर्स तो सबसे पहले मशहूर हो जाते हैं ना, बेशक वो असल खबर बाद में पता चले। तो इसी तरह से बहुत से रूमर्स फैले कि ये वैक्सीन लगेगी तो 2 साल बाद सब मर जाएंगे। अब 3 साल हो गए, कितने लोग मरे जिनको वैक्सीन लगी है। दूसरा ये है कि वैक्सीन लगी और बंदे की डेथ हो गई। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल में बहुत कंट्रोल तरीके से चलाई जाती हैं, और कुछ हद तक उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको बड़ी पॉपुलेशन में सिर्फ नज़र आते हैं, छोटी पॉपुलेशन में नज़र नहीं आते। तो इट इज़ पॉसिबल कि आपने अगर वैक्सीन ट्रायल में कोई चीज़ नहीं देखी और आपको रियल लाइफ में वो नज़र आ गई, तो लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो हर दूसरे बंदे में आएगी, उसकी परसेंटेज बहुत ही कम होती है। वैक्सीन से डेथ के चांसेस बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट, बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, पॉसिबल है फिर भी, लेकिन आम तौर पे उन लोगों में पॉसिबल होती है जिनको ऑलरेडी बहुत सी डिजीज़ चल रही हों, अनकंट्रोल्ड शुगर हो, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर हो। डॉक्टर साहब, इस पे बात करते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कहाँ से बात करें? मैं इस्लामाबाद से डॉक्टर बोल रहा हूँ। मेरा ये मसला है, मेरी उम्र है 47 जी जी और मेरा वजन है 106 किलो। जी जी। तो मुझे सर जी ये पीछे गर्दन की नीचे पीछे दर्द रहता है, अच्छा दर्द रहता है। ये मैंने डॉक्टर से कराया, लोग वो तो कहते हैं कि पट्टू का मसला है, समझ नहीं आ रही पट्टू का मसला। जब मैं सांस लेता हूँ तभी दर्द हो जाता है, और जब छींक मारता हूँ छींक भी मुझे वो दर्द होता है। देखें, ये अगर आपको मुसलसल ये प्रॉब्लम चल रही है तो आप प्रॉपर किसी अच्छे जो डॉक्टर हैं, खासतौर पर कोई न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाएं जाके। हो सकता है कि आपके गर्दन के मोरों को का मसला हो। मैं डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, बल्कि आप जवाब दे दें इनको ज़रा। जी एग्जैक्टली। आमतौर पे जो पेन होती हैं बैक की, अपर बैक की, शोल्डर्स की, वो उनका सबसे नंबर 1 मसला गर्दन के मोरे होता है। और जिस इंसान ने कहा कि इनका वेट बहुत ज़्यादा है, इनके सबसे नंबर 1 ट्रीटमेंट ये होगी कि अपना वेट कम करें, कम से कम 20-30 किलो कम करें। और दूसरी एक वजह होती है कि आप अपना फ़ोन जो है गर्दन झुका के इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप गर्दन झुका के कर रहे हैं, अपना नेक का पोस्चर ठीक रखें। पोस्चर ठीक रखने से आपके डिस्क के इश्यूज़, मोरों के इश्यूज़ ठीक हो जाएंगे, एंड देन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि वैक्सीन से मौत जिन लोगों की हुई है उसमें क्या उनकी कॉजेज़ थे, उनको पुरानी प्रॉब्लम्स पहले चल रही थी उनकी? तो इन जनरल जिन लोगों के साथ इस तरह के मसले होते हैं, वो हमने देखा है कि बहुत से फैक्टर्स उनके अंदर, उन लोगों के अंदर बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि उस रिज़ल्ट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी ने वैक्सीन लगाई और उसकी डेथ हो गई, उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रहे थे जो कि एक्टिव थे। फॉर एग्जांपल, दिल का मसला चल रहा था, शुगर अनकंट्रोल्ड थी, वज़न बहुत ज़्यादा था, ऑलरेडी वायरल इलनेस चल रही थी, तो वो एक वजह बन जाती है डेथ के, ना कि वैक्सीन के। अक्सर लोगों को ये भी हुआ कि उनको वायरस के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं तो उन्होंने जाके वैक्सीन लगा ली, जो कि हम नहीं करते। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है। लोग कहते हैं कि हमने वैक्सीन लगाई, जाके उसकी बूस्ट कर देती है उसको। तो वो उसके साथ इंटरफेयर करती है। आपका ऑलरेडी जो इम्यून रिस्पॉन्स चल रहा है उसके साथ इंटरफेयर करती है, और डेथ एक्चुअली वो जो वायरल इलनेस चल रही थी उसकी वजह से होती है, रादर देन जो वैक्सीन उन्होंने लगाई। तो ये एक, जब इस तरह के पेशेंट्स की बंदा हिस्ट्री लेता है तब पता चलता है कि वैक्सीन वजह नहीं थी, प्रॉब्लली और बहुत सी वजह थी। डॉक्टर साहब, अभी तो पाकिस्तान की बहुत से लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई,
और आप जैसे बता रही थी कि इसमें वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, खुदा न खास्ता ये फिर जो है ये पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार करती है, तो क्या फिर सूरत हाल ख़तरनाक नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी जो हमारी प्राइमरी डोज लगी हुई है उसके ख़िलाफ़ जो इम्यूनिटी डेवलप हुई हुई है उसमें काफ़ी टाइम हो चुका है, और जब 6 मंथ्स आपके ओल्ड हो चुके हैं तो अनदर वैक्सीनेशन ताकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बूस्टअप हो ड्यू है सबके लिए। तो जैसे ही वेरिएंट्स आ रहे हैं सिविरिटी कम हो सकती है बिकॉज सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन अभी हमारी सबकी बूस्टर डोजेस ड्यू हैं। सो जो भी वेरिएंट्स आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जो है बचने के लिए ज़रूरी है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट हों, और ताकि हम फिर उन वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि उसका स्प्रेड भी रोकना है, उसका स्प्रेड रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी पॉपुलेशन के अंदर, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, सो हर डिज़ीज़ के लिए वो डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम मीज़ल्स को देखें तो उसमें 94% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो या उनके अंदर इम्यूनिटी हो तो वो सेफ़ है। इसी तरह अगर पोलियो को देखा जाए उसके अंदर अबाउट 80% पॉपुलेशन जो है हमारी, जब उसके अंदर इम्यूनिटी होगी तो वो जो इर्द गिर्द के जो लोग हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए हुए वो सेफ़ होंगे। सो कोरोना के सिलसिले में अभी तक हम लर्न ही कर रहे हैं कि इसके लिए कितनी परसेंटेज जो है पॉपुलेशन की कितनी वैक्सीनेट हो, लेकिन अभी क्योंकि नई वेरिएंट्स आ रहे हैं सो ज़रूरी है हम सब के लिए कि हम बूस्टर डोजेज़ लगवाएं और वैक्सीनेट हों। अच्छा डॉक्टर साहब, बूस्टर डोज की आपने बात की है, तो जिन लोगों की को 3 डोजेस लग चुकी हुई हैं उनमें 2 तो उनकी वो रूटीन की डोज थी और 1 बूस्टर डोज थी। अब खैर वो बूस्टर डोज को लगे हुए भी साल हो गया है, तो क्या अब फिर ड्यू है बूस्टर डोज? यस, इम्यून सिस्टम को दोबारा से बूस्टअप करना है, सो अनदर डोज इज। अच्छा, तो क्या गवर्नमेंट अब मजीद उसको प्रोवाइड कर रही है लोगों को? गवर्नमेंट क्या अब लोगों को परचेस करके लगवानी पड़ेगी? गवर्नमेंट अभी भी जैसे पहले प्रोग्राम चल रहा है अभी भी फ्री वैक्सीनेशन ही हो रही है। अच्छा। और NIH जैसे है वहाँ पे हो रही है, और वहाँ से जैसे पहले आपको फ्री वैक्सीन लग रही थी अभी भी फ्री ही वैक्सीन लग रही है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है। और ये क्योंकि बाहर के ममालिक से आ रही है तो चाहे वो आप गवर्नमेंट सेटअप से लगवा रहे हैं या प्राइवेट सेटअप में, इसकी कॉस्ट नहीं है, वैक्सीन एक ही है। चाहे अब हम ये कह सकते हैं कि अब हमें हर साल एक बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ। जैसे फ्लू वायरस में होता है। डॉक्टर साहब, अभी तक जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनका क्या रिस्पांस देखने में आया है? उनको अगर कोरोना हुआ है तो उनमें क्या रिजल्ट सामने आया है, या क्या जैसे हमने पहले बात की कि अलामत क्या उतनी शदीद हुई हैं, या उनमें से भी किसी बंदे की डेथ हुई है? जी, आपका ये बड़ा अच्छा इस सवाल पे है। बात करते हैं सर, एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बोल रहा हूँ, ये फरुखाबाद शोपुरा से बोल रहा हूँ जी। क्या पूछना चाहेंगे? ये मैं डॉक्टर वकार साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी करें जी। ये डॉक्टर साहब, मैं ना डायबिटीज का पेशेंट हूँ पिछले 10 साल से। जी और जी। इंसुलिन लगा रहा हूँ, स्टेटन भी ले रहा हूँ, और ब्लड पतला करने वाली गोली एस्कार भी ले रहा हूँ 75 पर। जी जी। तो डॉक्टर साहब मुझे ना 4 महीने से एक इशू आ रहा है, 51 मेरी एज है। जी जी। तो डॉक्टर मुझे एक इशू आ रहा है कि मुझे ना लेफ्ट वाला जो बाजू है ना मेरा, वो जैसे बाजू थोड़ा सा भी उसमें वजन डालता हूँ ना तो बाजू कांपना शुरू हो जाता है। तो और नमाज पढ़ते हुए मुझे ऐसे फील होता है, सर भारी रहता है, और पेन नहीं होती, भारी महसूस होता है सर, ऐसे महसूस होता है जैसे अभी चक्कर आ जाएगा, लेकिन आके गिरता नहीं, मैं चक्कर आता नहीं। लेकिन एक जो है ना बाजू थोड़ा सा भी मैं नीचे जैसे बाजू पर वजन डालूं तो बाजू कांपता है और कंधे में दर्द है। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे कुछ इनसे आप? नहीं, आई थिंक इनफ इंफॉर्मेशन आ गई मेरे पास। तो आमतौर पे इस चीज़ को कहा जाता है ट्रेमर इंग्लिश में, ठीक है। ट्रेमर्स के बहुत यानी कांपना, एक जिस्म के किसी हिस्से का कांपना, ट्रेमर्स के बहुत सी वजूहात हैं। उनमें एक वजह ये है कि जो पट्ठा उस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है जिस पे आप वज़न डाल रहे हैं वो पट्ठा वीक है, और उस वीकनेस के बहुत सी वजूहात हैं। या तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है उससे, या फिर वो नस जो उस पट्ठे को सप्लाई कर रही है उसका मसला है, तो या फिर ब्रेन का मसला है। तो इस चीज़ में बहुत ज़रूरी है कि एक न्यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाया जाए जो कि आपका तिब्बी मुआयना करे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें टेस्टिंग से नहीं पता चलती, लाइक MRI से नहीं पता चलती, एक EMG या नर्व कंडक्शन स्टडी उससे नहीं पता चलती, आपको सिर्फ मुआयने से पता चल जाती हैं आमने सामने बैठ के, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट आपको डिफरेंट तरीके से आपके पट्टों को चेक करते हैं, आपके रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। तो 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक ये हो सकता है कि नस जो आपके बाजू में जा रही है उसका मसला हो सकता है, या फिर आपके ब्रेन के अंदर, क्योंकि आपकी और को कंडीशंस ऐसी हैं जो कि फालिज या उस तरह की अलामात ज़ाहिर कर सकती है, तो उसको चेक करवाना ज़रूरी है।
यानी ये मशवरा कर लें किसी मशवरा करना neurologist से। ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्दो कि मैंने आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं, लेकिन एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, एक डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे वैक्सीन के रिस्पांस के हवाले से। जी, तो वैक्सीन का रिस्पांस जो है ना, जिसमें डॉक्टर साहब भी बात करी थी कि डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहते हैं और हर वेरिएंट का एक ख़ास रिस्पांस चाहिए। प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने बताया कि जिस तरह कुछ आपने वैक्सीन लगाई वो एक वेरिएंट के ख़िलाफ़ काम करेगी, बाकी हर वेरिएंट के ख़िलाफ़ काम नहीं करेगी। और एक वैक्सीन की एक लाइफ भी, इम्यूनिटी की एक लाइफ भी होती है। कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि लाइफ लॉन्ग चलती हैं, कुछ वैक्सीन ऐसी होती हैं जिसको आपको 5-6 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका असर कम हो जाता है, तो आपको बूस्टर लगाना पड़ता है। और ऐसे वायरस जो कि चेंज हो रहा है हर साल, उसके लिए तो फिर आपको हर साल एक नई वैक्सीनेशन लगाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल और है कि ऐसे लोग जिनको कोरोना वायरस हुआ और उनमें कोई सिम्टम नहीं आए, क्या हम कह सकते हैं कि उनके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी? मैं थोड़ा सा एलेबोरेट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अपने घर में मेरी पूरी फैमिली का कोरोना पॉजिटिव आया। मेरी मिसिस के जो थे वो सिम्टम बड़े सीवियर थे, हम सब एक कमरे में थे, एक रूम में थे, और मुझ में कोई सिम्टम नहीं आया। जबकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि नहीं जी, आप को आया हुआ ज़रूर है लेकिन होकर निकल गया। बिल्कुल। हाँ। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर कोरोना वायरस दाखिल होता है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते, और लेकिन उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। ये ऐसा ही रिस्पांस है जैसे वैक्सीन का रिस्पांस होता है। अब इसमें एक सवाल ये बनता है उन लोगों का जिनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि मुझे कोई सिम्टम नहीं आया तो मेरा कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव। सर कॉलर ले लें। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ अब्दुल्ला की। जी क्या पूछना चाहेंगे? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਡੀਸਨ ਮਤਲਬ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਪੈਰਾਡੋਲ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਛੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ बताना। जी। आपकी उम्र क्या है? जी उम्र कितनी? ਤੁਹਾਡੀ उम्र कितनी है? उम्र मेरी 40 साल है। 40-42 सही। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो बात कर रहे हैं उसको आम तौर पे हम इंग्लिश की ज़बान में कहते हैं टिनाइटस। टिनाइटस यानी कानों में आवाज़ें आना, ख़ास तौर पे तब जब बंदा किसी खामोशी वाली इन्वायरमेंट में बैठा हो जहाँ शोर ना हो और रात को सोते वक्त बहुत कॉमन हो जाती है। टिनाइटस जो है वो कुछ लोगों को यंग एज में हो जाती है, कुछ ज़्यादातर लोगों को ओल्ड एज में होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से। अब कानों में आवाज़ आने की बहुत सी वजूहत हैं, उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि आप जो दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो उस दवाई को आप चेक करवाएं जिस डॉक्टर के पास जाके, ख़ास तौर पे ENT डॉक्टर के पास जाके चेक करवाएं कि वो ऐसी दवाई तो नहीं है जिससे आपका ये मसला बढ़ रहा हो, ताकि पता चले कि वजह क्या है इसकी। अगर ऐसी दवाई नहीं है तो और बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, जिसके लिए आई थिंक एक इन पर्सन एग्जामिनेशन जो होता है ENT डॉक्टर का वो ज़रूरी होगा। डॉक्टर साहब, बहुत ये ज़ुबान से आम बात रही कि जनाब मैंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है, उसने कहा जी मैंने अमेरिका की लगवाई है, एक ने कहा जी मैंने UK की लगवाई है, नहीं जी मेरी बेहतर है, नहीं जी मैं ये वैक्सीन लगवा के तो मैं तो बाहर जा सकता हूँ, आपने चाइना की लगवाई है आप तो बाहर नहीं जा सकते। तो आपकी रिसर्च ने अभी तक क्या प्रूव किया है कि कौन सी वैक्सीन ने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं और ज़्यादा सेफ्टी फ्राहम की है? क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन थी, जैसे सब पूरी दुनिया के अंदर पेंडेमिक था और इसकी वैक्सीन जल्दी जल्दी तैयार की गई और उसके बाद डिफरेंट टेक्निक से तैयार की गई। कुछ वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरसेस थे, कुछ mRNA वैक्सीन्स थी इस तरह से, और कुछ जो है DNA वैक्सीन। सो डिफरेंट टेक्नोलॉजी से वैक्सीन तैयार की गई। तो जब पेंडेमिक सिचुएशन है और हमने इंसानी जान को बचाना है तो वैक्सीन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सही है। सो वी कांट डिस्क्रिमिनेट द वैक्सीन। हमने वैक्सीन लेनी है, चाहे जिस तरीके से भी बनाई गई है, जिस कंपनी ने भी बनाई है, उसका काम यह है कि आपको बचाए। यानी वो काम करती है। एफिकेसी डिफरेंट हो सकती है, एक वैक्सीन की 80% है तो दूसरी वैक्सीन की 90% हो, लेकिन वो आपकी डिजीज़ सेवेरिटी को उतना ही रोकेगी जितना कोई भी टेक्नोलॉजी से वैक्सीन बनाई गई है। दूसरी चीज़ ये कि
जो हमारे टेस्ट हो रहे होते हैं वैक्सीन जो हैं, जिस तरह कि मैंने अभी क्लिनिकल ट्रायल का जिक्र किया, कुछ कंपनीज क्लेम करती हैं कि हमारी अब क्लिनिकल ट्रायल क्यों ज़रूरी है, हम अभी तक जितनी भी दवाइयाँ खा रहे हैं वो दूसरों के ऊपर टेस्ट हुई हुई दवाइयाँ ही खा रहे हैं, वो हमारे ऊपर असर कर रही हैं या नहीं कर रही ये तो हमें अभी पता ही नहीं है। अब वैक्सीन के हवाले से भी यही चीज़ है कि जितने भी वैक्सीन भी पाकिस्तान में जितनी अभी तक लग रही हैं, हेपेटाइटिस बी की, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, वो हम पे तो ट्राई ही नहीं हुई हैं। उसकी एफिकेसी क्या है, वो कितना बचाती हैं, वी डोंट नो। ये कोरोना जब से आया है, कोविड आया है, पेंडेमिक आया है, तो पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए हैं। अब कोई एक कंपनी अगर क्लेम कर रही है कि मेरी वैक्सीन जो है वो 90% एफिकेसी देती है, और हो सकता है हम इधर क्लिनिकल ट्रायल करें, हमारी पॉपुलेशन में उसकी एफिकेसी 80% या 70% आए, तो जब तक हम क्लिनिकल ट्रायल नहीं करेंगे वी डोंट नो। सो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करना इट्स फॉर द कॉज। जो बाहर के ममालिक हैं वहाँ पे तो ये ट्रेंड है, और अभी तक जितनी दवाइयाँ काफ़ी कब से ही बन रही हैं, जैसे पैनाडोल की सर ने एग्जांपल दिए, और हम रोज़ ही हर बंदा जो है वो जैसी पेन किलर ले रहा होता है, जैसी बुखार हुआ तो पैनाडोल ली, तो वो टेस्ट हम पे नहीं हुई हुई। इसी तरह जो कैंसर की मेडिसिन भी हैं वो हम पे टेस्ट नहीं हुई। तो अक्सर देखा गया है जो कैंसर से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हम ले रहे हैं वो दूसरों पे टेस्ट हुई हुई हैं, तो वो हमारे ऊपर असर नहीं कर रही होती। और इन द फील्ड ऑफ द मेडिसिन इसकी बेहतरी के लिए। ठीक है, एक और कॉलर है जी safe मेरे life के लिए। साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था कि मेरी एक बेटी है, तकरीबन 6 साल उसकी एज है। जी जी। तो डॉक्टर साहब उसको SLE की बीमारी डायग्नोज हुई है तकरीबन 3 मंथ हुए पहले। क्या डायग्नोज हुआ जी? गंदम की एलर्जी। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब वो मेडिसिन ले रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक तो डॉक्टर साहब ने उनकी परहेज बताई हुई है कि भाई गंदम की कोई चीज़ किसी हाथ ही नहीं खा सकती है। जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो बेटी है छोटी, उनकी एज भी ज़ाहिर 6 साल, अगर बड़ा आदमी हो तो वो तो परहेज कर सकता है। अभी तो हम दौरान मेडिसिन उसको वो परहेज करा रहे हैं, तो ये इसका कब तक परहेज करना पड़ेगा, यानी कि ये कब तक गंदम की कोई चीज़ नहीं खा सकती है, ये पूछना चाह रहा था। डॉक्टर साहब मुख्तसर सा जवाब। जी, इसका सबसे सिंपल जवाब ये है कि जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ को अपने से दूर रखें, और अगर आपकी बच्ची छोटी है तो हो सकता है आपको पूरी फैमिली को ये चेंज लानी पड़े ताकि बच्चे के लिए आसान हो। डॉक्टर साहब बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो डिज़ीज़ वायरस से आपको एक दफ़ा हो जाती है उसकी आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। मैं पोलियो एक दफ़ा हो गया तो दोबारा नहीं होगा, मीज़ल्स एक दफ़ा होगी तो दोबारा नहीं होगी, चिकन पॉक्स एक दफ़ा हो गया तो नहीं होगी, स्मॉल पॉक्स हो गया तो दूसरी दफ़ा नहीं होगी। जिन लोगों को एक दफ़ा कोरोना हो चुका, क्या उनके अंदर मुस्तकिल इम्यूनिटी पैदा हो गई, या उनको भी आइंदा जो है वो वैक्सीन लेनी पड़ेगी आम लोगों की तरह? बिल्कुल, इस चीज़ का जवाब उसी कॉन्सेप्ट में है कि वायरस की म्यूटेशन हो रही है, वो वायरस चेंज होता चला जी। जाएगा। तो फ़र्ज़ करें आप चिकन पॉक्स ले लें। चिकन पॉक्स एक ऐसा वायरस है जो म्यूटेट नहीं होता, तो एक मरतबा अगर आपको हो गया तो आपके अंदर जो बॉडी की इम्यूनिटी ने उसको सीख लिया, तो जब भी चिकन पॉक्स का वायरस आएगा आपको नहीं होगा। जी ठीक। या अगर हो भी गया तो बिल्कुल हल्के से सिम्टम्स होंगे, पॉसिबिलिटीज़ फिर भी होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें चिकन पॉक्स का वायरस हर साल म्यूटेट होता तो हर साल पॉसिबिलिटी होती है आपको चिकन पॉक्स वायरस की होने की। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि अगर कोई ऐसा वायरस है जो म्यूटेट होता है, जिसकी जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है विद टाइम, तो उससे हमेशा आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, जब कोरोना अपने अरूज पे था, पीक पे था, तो एक टर्म यूज़ की जाती थी हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ये व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी? ये होती क्या है, और क्या हम कह सकते हैं कि अब हमारी पॉपुलेशन में ये पैदा हो चुकी है कि नहीं पैदा हो चुकी? हर्ड इम्यूनिटी का वर्ड हमने सबने जो है कोविड जैसे ही आया तो सबने जिक्र करना शुरू किया। जैसे पहले फ्लू वायरस आया था तब भी हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र हो रहा था, और पोलियो वायरस आया तब भी हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र होता है। जब भी कोई वायरस आता है तो हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र होता है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये है जब भी कोई नया वायरस आता है तो हमारी बॉडी जो है, जब वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो हमारी बॉडी को नहीं पता कि उससे कैसे लड़ना है। वो एक न्यू चीज़ है, उसके ख़िलाफ़ अभी क़ुव्वत मुदाफ़त डेवलप नहीं हुई होती है। जैसे ही न्यू वायरस आया, अब एक तो तरीका ये हर्ड इम्यूनिटी का कि सबको एक्सपोज कराया जाए वायरस को, और जब एक्सपोजर के बाद आपके अंदर
एंटीबॉडीज़ बनेंगे, क़ुव्वत मुदाफ़त बनेगी, तो ज़्यादा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है तकरीबन 90% के अंदर एक्सपोजर अगर हो गया तो उनके अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। मगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, इसीलिए हम लोग वैक्सीन ईजाद करते हैं ताकि हम वैक्सीनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी आए उस वायरस के ख़िलाफ़। जैसे कोविड के लिए हम सब ने, हमारी कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए ताकि उसकी ट्रांसमिशन को रोका जा सके। तो कोरोना के केस में कि हर्ड इम्यूनिटी आई है या नहीं आई, ये बहुत अभी कबल वक्त होगा, क्योंकि बाकी वायरस का तो हमें पता है कि पोलियो के अगेंस्ट जो है पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो चुका है सवाए चंद ममालिक के। इसी तरह जो है जो मीज़ल्स हैं उनकी भी वैक्सीनेशन की गई है, स्मॉल पॉक्स है उसके अंदर भी हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। बट कोविड-19 जैसे सर ने जिक्र किया, क्योंकि ये शक्ल अभी तक तब्दील कर रहा है जैसे फ्लू वायरस है, तो आपको जो वैक्सीन है शिद्दत को तो कम करेगी, लेकिन आपको मुकम्मल तौर पे इम्यूनिटी फराहम नहीं की जा सकती। तो हर्ड इम्यूनिटी हो रही है या नहीं हो रही, इट्स अभी जो है ना कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर साहब, जब कोई बीमारी नहीं आती है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को भी एक स्ट्रेटजी का पता नहीं लगता है कि उसको हैंडल कैसे करना है, और कोरोना एक नया एकदम फैल गया आके। तो अब अगर हम आज की बात करें तो अगर कोरोना का जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई बेहतर स्ट्रेटजीज आई है सामने? जो ट्रीटमेंट है कोरोना की वो भी एक कांस्टेंट प्रोसेस में है अभी ट्रायल्स के, और ये प्रोसेस तब भी तेज़ होता है जब कोरोना की एक नई वेव आ जाती है। शुरू में कहा गया कुछ ऐसी दवाइयाँ थीं जो कि एंटी फंगल थीं, फंगस के अगेंस्ट थी, एंटी पैरासाइट थीं, एजिथ्रोमाइसिन या वो कुछ ऐसी मेडिसिन एंटीबायोटिक्स थी, उनके बारे में कहा गया। इम्यूनोसप्रेसेंट्स बड़ी दी गई जी। हाँ। और फिर लोगों ने दवा के वो क्या कीमोथेरेपी ड्रग्स भी थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो उस लोगों ने लिया, टॉक्सिसिटी कर ली अपने अंदर। तो क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी जिसमें अफरा तफरी थी और किसी को पता नहीं था कि क्या करना है, तो लोग जो भी अफवाह फैलती थी लोग लेने शुरू हो जाते थे। फिर फाइनली जो एक बड़े मशहूर रेमडेसिविर मेडिसिन डेवलप हुई, वो क्लिनिकल ट्रायल के थ्रू हुई, यानी वो प्रोसेस थ्रू रिगरस प्रोसेस चली, फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और आजकल फ़ेज़ 4 में है कि उसका रिज़ल्ट देखा गया तो वो आई पॉपुलेशन में, और फिर उसने अपना रिज़ल्ट दिखाया कि भाई ये काम करती है, और हमने अपने सामने देखा कि उसने काम किया लोगों में। ऐसे लोग जो डायरेक्शन किसी डाउनहिल डायरेक्शन में जा रहे थे, मतलब ख़राब हो रहे थे दिन ब दिन, उनको ठीक कर दिया। फिर कुछ एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें उसने काम ही नहीं किया। तो अब नई मेडिसिन जो आती है वो 100% तो लोगों को ठीक नहीं करती। कुछ ऐसे परसेंट होते हैं लोग जिनको आप सारी फुल डोज भी दे दें फिर भी वो ठीक नहीं होते। तो ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब है कि अभी नई और बेहतर दवाइयाँ बनाने की ज़रूरत है, जो कि अभी कंपनीज़ लगी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ लगी हुई हैं इस काम में। डॉक्टर साहब, एक बड़ा मिथ पाया जाता है माशरे में कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया वो तो गया, वो वापस नहीं आएगा, और डॉक्टर जो है वो सिर्फ अपना बिल बनाने के लिए उसमें उसको वेंटिलेटर के ऊपर रखा हुआ है, वो हफ्ता उसको रखेंगे और फिर उसकी डेथ डिक्लेयर कर देंगे। तो ये हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताइए कि अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है तो क्या वो वापस भी आ जाता है? आई थिंक सर मैं इसका जवाब देता हूँ कि वेंटिलेटर जो है ना एक कह लें कि मुस्तकिल चीज़ नहीं है, एक सपोर्टिव कह लें एक इंस्ट्रूमेंट है। किसी बंदे को अगर हार्ट अटैक हो जाए, आप उसकी चेस्ट या कार्डियक अरेस्ट हो जाए, उसकी चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। वो चेस्ट कंप्रेशन ट्रांजिएंट होती है, यानी कि थोड़ी देर के लिए होती है, जब तक पेशेंट हॉस्पिटल ना पहुंच जाए और उसको वेंटिलेटर पर ना डाला जाए या उसकी एंजियोग्राफी ना की जाए। इसी तरह वेंटिलेटर जो है एक मुस्तकिल चीज़ नहीं है। उसका मकसद ये होता है कि वायरस का पीक पीरियड, जब वायरस ने बहुत ज़्यादा डैमेज करना है लंग्स को, उस चीज़ को गुजार दे, उस टाइम को गुजार दे। उसके बाद बॉडी ने हील करना है अपने आप को। ठीक। जो लोग उस पीरियड से गुजर जाते हैं और उनके लंग्स इस काबिल होते हैं कि वो रिकवर कर लें, वो वेंटिलेटर से उतर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में लंग्स का डैमेज इतना सवेयर होता है कि वेंटिलेटर से उतरना पॉसिबल नहीं होता। उन लोगों में फिर वेंटिलेटर में, लेकिन वेंटिलेटर को रखना पड़ता है, लेकिन उन लोगों की मिकदार रिलेटिवली कम है। और वो ज़्यादातर लाइक आई सेड वो लोग हैं जो कि एजिड हैं, जिनकी ऑलरेडी कोई लंग डिजीज़ चल रही है जो सवेयर है, उन लोगों में इस तरह के असरा ज़्यादा देखे जाते हैं। लेकिन ये मिथ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है सबको बताना कि वेंटिलेटर से पे जाने का ये मतलब नहीं है कि बस पेशेंट गया। वेंटिलेटर से रोज़ाना हम आईसीयू में कितने लोग उतारते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कोरोना से बच्चे भी मुतासर होते हैं? जी, बच्चे भी मुतासर हुए हैं, जैसे क्योंकि काफ़ी देर तक ये एक चलती रहा, बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ चलता रहा कि कोरोना बच्चों को मुतासर नहीं करता। अब डिफरेंट वेरिएंट्स आ रहे हैं,
तो शुरू के जो प्राइमरी वेरिएंट्स थे उसमें ये भी था कि वो बच्चों को अफेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद जैसे ही इसकी एग्ज़ाम तब्दील होती रही तो कुछ ऐसे वेरिएंट्स आए जिन्होंने बच्चों को मुतासर करना शुरू किया। तभी जो है अभी बच्चों के अंदर जो है वैक्सीन का भी रुझान आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बच्चों को वैक्सीनेट करना शुरू किया था 5 साल तक के, और फाइज़र के अप्रूवल भी मिले हैं फाइज़र वैक्सीन के। सो बच्चों के अंदर भी कुछ वेरिएंट्स ऐसे आए हैं जो उन्होंने उनको डिज़ीज़ कॉज की है, कोविड-19 बच्चों के अंदर भी। और बच्चों को बचाने के लिए फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी हमारी गवर्नमेंट ने और दुनिया में स्टार्ट हुआ, ताकि बच्चों को भी फिर हम वैक्सीनेट करें और ताकि उनके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो सके। बच्चों को किस एज के बाद हम ये वैक्सीन दे सकते हैं? 5 ईयर्स से और 12 ईयर्स, पहले 12 ईयर्स से अबव का अप्रूवल हुआ, पहले 18 ईयर्स से अबव, 18 ईयर्स वाले एज का अप्रूवल आया था। उसके बाद फिर उन्होंने सेफ जब देखा तो फिर 12 ईयर्स से अबव का अप्रूवल हुआ, और अब जो है 5 ईयर्स से ऊपर जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट किया गया इन स्कूल कॉलेजेस में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी मज़े की बात है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो मोस्ट चलो हम क्या लें 60% पॉपुलेशन कह लें कि इन्होंने वैक्सीन ली होगी, और आगे जो जिन्होंने वैक्सीन ली है ना उनमें से शायद बहुत ज़्यादा मिकदार उन लोगों की है जिन्होंने 2 डोजेस ली हैं अभी तक बस, और वो उसके बाद वो आराम से बैठ गए और ये लगवा ली बस। उनके बारे में उनको क्या गाइडेंस देंगे आप? उनके बारे में उनको ये बताना ज़रूरी है कि वायरस जो है इसकी नेचुरल हिस्ट्री क्या है। अब नेचुरल हिस्ट्री होती है किसी भी वायरस की जिसको हमने काफ़ी पढ़ लिया हो, जिसने काफ़ी टाइम गुजार लिया हो। उसमें हमें ये पता चलता है कि नॉर्मली वायरस अटैक किस तरह करता है, उसको कितना टाइम गुजारता है बॉडी के अंदर, क्या इफ़ेक्ट्स देता है और उसका आउटकम क्या होती है, कितने लोगों की डेथ होती है, कितने लोग ठीक होते हैं और कितने लोग लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के साथ चलते हैं। जब जनरल पॉपुलेशन को ये पता चल जाएगा कि ये वायरस ऐसा वायरस है जो कि एक मरतबा हो आपने वैक्सीन लगा ली तो उससे इम्यूनिटी 100% उस वायरस की होगी जो कि पहला वेरिएंट था, और जो अगला वेरिएंट आएगा उससे इम्यूनिटी नहीं होगी, तो फिर इन लोगों को पता, यानी कि एक जनरल पॉपुलेशन को पता चलेगा कि ये इसका बूस्टर लगाना ज़रूरी है। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि जनरल पॉपुलेशन जो हमारी है उसकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इस मामले में, ताकि लोगों को पता चले कि ये एक वन टाइम वैक्सीन नहीं है, इसके लिए हमें बूस्टर्स भी लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, अमूमन वैक्सीन लगवाने के बाद जो बुखार हो जाता है उसकी क्या वजह होती है? जैसे आपने बच्चों में देखा होगा, जब भी बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं, छोटे बच्चों को कोई भी वैक्सीन लगाई जाती है तो ये उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि इनको बुखार हो सकता है। तो जैसे कोविड-19 की वैक्सीन है, इसी तरह जब ये भी लगाई जाती है तो कुछ लोगों के अंदर देखा गया कि बुखार की अलामत होती है जो कि 1 से 2 दिन रहता है, और इसकी वजह ये होती है कि जब हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन के ख़िलाफ़ जो है क़ुव्वत मुदाफ़त बन रही होती है, एंटीबॉडीज़ बन रहे होते हैं, उसकी वजह से बुखार हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, विच मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और वो हमारे अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बना रहा है, क़ुव्वत मुदाफ़त बना रहा है, तो बुखार से परेशान नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बात है ये नॉर्मल बात है। बल्कि एक्चुअली आई थिंक ये एक अच्छा रिस्पांस है, एक इंडिकेटर है कि भाई वैक्सीन काम कर रही है। काम कर रही है। डॉक्टर वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सबूरा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। नाज़रीन, अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमारे जो पाकिस्तान के पसमानदा इलाके हैं उनमें बच्चों को रूटीन की वैक्सीन भी नहीं दी जाती, और जब मैंने 1-2 बंदों से इस बात के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा जी मस्जिद के इमाम साहब ने मना किया है कि ये वैक्सीन इनको नहीं देनी। नाज़रीन, तिब्बी माहिरीन आपके या आपके बच्चों के दुश्मन नहीं हैं। आपने सेहत के हवाले से कोई भी मशवरा लेना है, बात करनी है तो किसी तिब्बी माहिर से करें, और तिब्बी माहिर ही आपके बच्चों के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से आपको वो गाइडेंस फराहम कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अल्लाह हाफ़िज़।